Hello students, welcome back to my YouTube channel. I am निमित सर और आज हम करने वाले हैं न्यू टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर नंबर 4 इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई. दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है. तो स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई. सो स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई क्या मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई ऑफ गुड बाय इंडिविजुअल फर्म और सेलर एट अ गिवन प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब ये चैप्टर में हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है? हमें कस्टमर के पॉइंट से नहीं पढ़ना है, हमें पॉइंट ऑफ व्यू देखना है सप्लायर का. आप सप्लायर हो, आप सेलर हो. तो इसमें यह बताया गया है कि एक पर्टिकुलर सेलर कितना सामान बेचेगा और कितने प्राइस पे बेचेगा. एक पर्टिकुलर सेलर के बारे में अगर आप स्टडी करते हो तो वो इंडिविजुअल सप्लाई हो जाता है. और सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ ऑल द सेलर. अब पूरे मार्केट में कितने सेलर सप्लाई कर रहे हैं, पूरे मार्केट का जब नाम आता है तो उसे बोलते हैं मार्केट सप्लाई. ऑल सेलर इन द मार्केट सप्लाइंग गुड्स. और अगर एक ही सेलर मार्केट में सप्लाई कर रहा है, उसके बारे में स्टडी करेंगे तो वो हो जाएगा इंडिविजुअल सेलर. तो प्राइस यहाँ पे अलग अलग दी गई है. समझ लो यहाँ पे एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी. तो अगर 10 रुपये था तो एक कंपनी 80 रुपये सेल कर रही है और दूसरी कंपनी, समझ लो चॉकलेट की है, दूसरी से सेल कर रही है 60. मतलब यहाँ पे दोनों अलग अलग सेल कर रहे हैं. जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होगा, 20 रुपीज़ होगा तो ए का भी सेल बढ़ेगा, बी का भी सेल बढ़ेगा. 30 हुआ तो ए का हो गया 240, बी का हो गया 180. 40 हो गया तो 300 ए का और बी का हो गया 260. 50 हो गया तो ए का 400, बी का 300. यहाँ पे अलग अलग कंपनियाँ हैं, दोनों का सेल अलग अलग है क्योंकि प्राइस बढ़ती जाएगी. तो यहाँ पे मैंने बताया था जैसे अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लायर का सप्लाई भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब मार्केट में प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा. जो दुकानदार है तो वो ज़्यादा सप्लाई करेगा और प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगा. पर हमें तो ये देखना है प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है. देखो एवरी स्टेज पे प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो दोनों कंपनियों का सप्लाई बढ़ता जा रहा है. ये हमने इंडिविजुअली पढ़ा, ए का पढ़ा फिर अलग से बी का पढ़ा. दोनों का अगर मार्केट का सप्लाई जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा मार्केट सप्लाई. 10 रुपये था तो दोनों मिलके कितना सप्लाई कर रहे थे चॉकलेट का? 140. तो जब मार्केट में आप सब सेलर के बारे में स्टडी कर लेते हो तो उसे बोला जाता है मार्केट सप्लाई. क्या बोला जाता है? मार्केट. कौन सा सप्लाई? मार्केट सप्लाई. ठीक है, समझ में आया आपको? अगर हम सब सेलर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसे बोला जाएगा मार्केट सप्लाई. तो यहाँ पे यही मैंने आपको बताना था मेरे को कि जैसे अलग अलग प्राइस है. अब जैसे 50 रुपये था तो दोनों मिला के कितना सेल कर रहे हैं? दोनों मिला के सेल कर रहे हैं 700. ये मार्केट सप्लाई है. ओके, तो यहाँ पे यही देखना है. और दूसरा है कि अगर इसके बारे में देखो तो जो कर्व है, जो स्लोप है, अगर आप डायग्राम बनाते हो तो जो स्लोप बनेगा आपका वो ऊपर की साइड जाएगा, उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव. डिमांड में हमने नेगेटिव स्लोप बनाया था, सप्लाई में आपका जो ग्राफ है ऊपर जाएगा, क्योंकि जो सप्लायर है वो प्राइस बढ़ने से अपना सप्लाई बढ़ा रहा है. तो जो ग्राफ जो रहेगा वो ऊपर की साइड जाएगा. ये ए का पढ़ना है हमें. एवरी प्राइस, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही थी तो ए का जो सप्लाई था वो बढ़ रहा था. ठीक है, प्राइस बढ़ी थी तो ए का सप्लाई बढ़ा था, तो ग्राफ ऊपर की साइड गया. वैसे ही बी का भी यही था.
जैसे प्राइस बढ़ी थी, सप्लाई बी का भी बढ़ा था, तो ये भी पॉजिटिव स्लोप हुआ। और सबका मिला के अगर आप देखो, मार्केट सप्लाई में ए और बी दोनों ने मिलके भी ज़्यादा सप्लाई किया है, मतलब इनका भी बढ़ रहा है। मतलब अगर ए मार्केट में सप्लाई कर रहा है तो उसका भी पॉजिटिव स्लोप है, बी सप्लाई करेगा तो उसका भी पॉजिटिव है। दोनों मिलके करेंगे तो भी मार्केट में पॉजिटिव स्लोप जाएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है। अब यहाँ पे सप्लाई फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने डिमांड के चैप्टर में डिमांड फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो अभी सप्लाई फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा रिलेशन, किसके बीच में रिलेशन होता है, सप्लाई और उसके फैक्टर्स। तो यहाँ पे सप्लाई और उसके कौन से फैक्टर्स है। सप्लाई का मतलब होता है यहाँ पे एस एक्स का मतलब कोई भी एक कॉमोडिटी आप ले लो, और एफ का मतलब होता है जो रिलेशन होता है, मैथमेटिकल रिलेशन होता है ना, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अब हम चैप्टर सप्लाई के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पे एस एक्स लेना है, डिमांड के बारे में पढ़ेंगे तो डी एक्स लेना है, एफ तो सब में लेना ही है क्योंकि ये फंक्शनल रिलेशन है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है। पी एक्स का मतलब होता है प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी, मतलब कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस। टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। पी एफ मतलब फैक्टर प्राइस। पी ई मतलब एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस और अदर फैक्टर्स। मतलब सप्लाई को कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई को चेंज करते हैं। तो पहला तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई पे असर पड़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है जो सप्लाई को चेंज करता है, सप्लाई को सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्राइस अगर चेंज होगा तो सप्लाई चेंज होगा। दूसरा टेक्नोलॉजी, मार्केट में अगर नई टेक्नोलॉजी आएगी तो सप्लाई बढ़ता है, मतलब टेक्नोलॉजी भी सप्लाई को चेंज करती है। फैक्टर प्राइस क्या होता है, फैक्टर प्राइस का मतलब होता है सामान बनाने के लिए जो आपका खर्चा लगता है, कोस्टिंग, जैसे लेबर की वेजिस होती है, रेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है। अगर ये सब चीज़ों में अगर कमी आती है, आपका एक्सपेंस घटेगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, आप ज़्यादा सप्लाई करोगे। अगर आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा तो सप्लाई कम हो जाएगा। दूसरा होता है एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस। अगर सेलर ये एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ रहे हैं तो वो अभी नहीं सेल करेगा, फ्यूचर में सेल करेगा। और उसको ऐसा लगता है कि भाई फ्यूचर में प्राइस घट जाएंगे तो वो अभी ज़्यादा सेल करेगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना है ना, कोई भी बंदा लॉस में तो नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी मतलब सप्लाई को चेंज करती है। और एक और है अदर फैक्टर। अदर फैक्टर का मतलब जो गवर्नमेंट के लॉस वगैरह होते हैं अगर सप्लायर के फेवर में होते हैं, जैसे टैक्स का जो रहता है सिस्टम, लाइसेंसिंग सिस्टम रहता है, अगर वो सप्लायर के फेवर में है तो सप्लायर ज़्यादा सेल करेगा। गवर्नमेंट के जो नियम वगैरह रहते हैं अगर वो सेलर के फेवर में नहीं रहेंगे तो फिर सप्लायर सेल नहीं करेगा। तो ये सारे कंडीशन हमें याद रखने हैं। और है लॉ ऑफ सप्लाई। वी अंडरस्टूड दैट द डिमांड इज़ ऑलवेज स्टेटेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। मतलब डिमांड भी प्राइस पे डिपेंड है और सप्लाई भी प्राइस पे डिपेंड है। व्हेन ऑल द फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट। अगर अभी हमने जो पढ़ा कि भाई सप्लाई को चेंज करने के लिए अगर ये सारे फैक्टर्स काम नहीं लगते, अगर कोई भी फैक्टर चेंज नहीं होगा, खाली एक चीज़ अगर चेंज हो जाती है तो सप्लाई चेंज हो जाता है, और वो है प्राइस। प्राइस जो है ना वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर बाकी की जो फैक्टर्स मैंने आपको बताया कि भाई गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं, एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस, टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखो ये सब चीज़ों में अगर बाई चांस चेंजेस नहीं आते हैं, पर एक चीज़ है जो सप्लाई को चेंज कर सकती है, उसमें इतनी ताकत है, और वो है प्राइस। ठीक है स्टूडेंट्स। सो एजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई में हमें यही देखना है कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं चेंज होगी तो भी सप्लाई पे कोई असर नहीं आएगा। पहले तो सामान बनाने के लिए जो खर्चा लगता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब कॉस्टिंग। चलो ये मान लिया कि भाई इसमें कोई चेंजेस नहीं आई। ये भी मान लिया कि टेक्नोलॉजी भी नहीं आई, टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंजेस नहीं आए। कंपटीशन मार्केट में नहीं बढ़ा, कंपटीशन में भी कोई चेंजेस नहीं आए। सेलर भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि फ्यूचर प्राइस में कोई चेंजेस आएंगे। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आपके देश में बन रही है, कुछ नहीं बन रहा है, तो अभी सप्लाई चेंज होगा। बिकॉज एक ही चीज़ है जो सप्लाई को चेंज कर सकती है और वो आपको पता है, प्राइस।
शेड्यूल डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ सप्लाई। शेड्यूल डायग्राम का मतलब होता है कि एक ऐसा टेबल, शेड्यूल का मतलब अब मैं आपको बता देता हूँ, एक ऐसा टेबल जो बताता है कि सेलर्स विलिंगनेस टू सेल अ गुड एट वेरियस प्राइस। जो सेलर है वो अलग अलग प्राइस पे अलग अलग सप्लाई करता है। जैसे एप्पल का अगर आप एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, एप्पल के बारे में पढ़ लेते हैं, 50 रुपये था तो एक सेलर 200 kg सप्लाई कर रहा था। पर आप देखिए जैसे जैसे सप्लाई बढ़ रहा है उसका लालच बढ़ रहा है। जितना प्राइस बढ़ेगा, जितना प्राइस बढ़ता जाएगा उतना सेलर का सप्लाई बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि प्राइस बढ़ने से उसको प्रॉफिट मिलता है, इसलिए उसका लालच बढ़ता है, सप्लाई ज़्यादा करता है। तो ये सीधी बात है कि ये सप्लाई बढ़ता जा रहा है। तो इस चैप्टर में हमारा जो ग्राफ बनेगा हर पॉइंट पे वो यही रहेगा, पॉजिटिव स्लोप, याद रखना। तो यही डायग्राम हमें बनाना है और ये सब पॉइंट्स को नाम दे देना। जैसे 50 रुपये पे आपने 200 बनाए तो ये आपका 200 पॉइंट पे बनाए तो ए नाम दे देना है, 400 पे बनाए तो बी नाम दे देना है, 600 पे सी, 800 पे डी और 1000 पे। तो ये एवरी स्टेज पे आपको एक पर्टिकुलर नाम दे देना है, बिना नाम के मत छोड़ना। बस वही आप लिख सकते हो अपने मन से कि भाई जब 50 रुपये था तो 200 हो गया, 70 था तो 600 हो गया, 90 था तो 1000 हो गया। मतलब एवरी पॉइंट प्राइस बढ़ता जा रहा है तो उसके सामने सप्लाई भी बढ़ता जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।